बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग अपना केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लिमिटेशंस ऑफ ईएम वेव्स। इससे पहले जो हमने पहला वाला टॉपिक पढ़ा था, जो पहला वाला हमारा लेक्चर था, उसमें सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था कि हमारे पास प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। इवन हम लोगों ने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में पढ़ा था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एक ऐसे स्पीशीज थे जिनका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो थे हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने अगली चीज पढ़ी थी, दैट वाज ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हमारे पास लाइट आ रही है, वो बीम ऑफ लाइट जो है, जो सन की रेज आ रही है, उसमें लाइट के साथ में हमारे पास रेडिएशंस भी आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आ रही थी। अब जब वो वेव्स की फॉर्म में आ रही थी, तो हम लोगों ने उन वेव्स के लेके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। जो वेव्स आ रही हैं, उनकी स्पीड सेम है एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। वेव्स को कोई वैक्यूम नहीं चाहिए। वेव्स की बात की तो हम लोगों ने वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ा, वेवलेंथ पढ़ा, जिसको हम लोग लैम्डा से पढ़ते थे। फिर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की, वेव नंबर के बारे में बात की, और एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, C is equal to न्यू लैम्डा, राइट। इसी के ऊपर हमारे दो न्यूमेरिकल्स किए थे हमने इन टेक्स्ट वाले। अब यार, अगर हम लोग ईएम वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक दिक्कत आ गई। ईएम वेव्स की कुछ लिमिटेशंस आ गई। सबसे पहली लिमिटेशन आई ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या? बहुत सिंपल सी एग्जांपल, आयरन है, लोहा है, लोहे को तुमने वेल्डिंग होते हुए देखा होगा कभी। जो लोहे की अलमारियां बनती हैं, या वो जब भी लोहे को वेल्ड करते हैं, मतलब उसको पिघलाते हैं, अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो लोहे को पिघलाने के टाइम पे, जब उसको लोहे को पिघला रहे हैं ना, तो सीधा हम लोग माचिस की तीली से तो लोहा मेल्ट नहीं कर सकते, कोयले से भी लोहा मेल्ट नहीं कर सकते हैं। वो एक अलग सी तार सी होती है, जिसके आगे से ऐसा लगता है कि जैसे आग निकल रही है। वो कभी नीले रंग की होती है, फिर वो लाल रंग की होती है। अब वो जो तार से जो आग निकल रही है, उससे लोहा पिघलता है। माचिस की तीली से तो नहीं पिघलता ना लोहा, है ना। तो जब हम लोग आयरन को मेल्ट कर रहे थे, जब भी तुम लोग डेली बेसिस के एग्जांपल देखो, लोहे को पिघलाते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो उसका ना कलर बदलता है, येलो, रेड, और आखिर में आते आते जब लोहा पिघल के एक दूसरे के साथ चिपक गया, तो उसमें ब्लैक कलर आ गया। अब जब लोहे को पिघलाया, तो उस टाइम पर, वेल्डिंग के टाइम पर, अलग अलग कलर निकला तुम्हारी आग से, जिससे वो मेल्ट कर रहे थे। जो आगे वो आग लगती है ना, तो जिससे वो लोहा पिघलाते हैं, और उन्होंने अपना फेस कवर किया होता है ताकि उसकी रेडिएशंस तुम्हारे मुंह पे ना पड़े। तो जब वो लोहे को पिघला रहे थे, उन्होंने देखा कि यार लोहे को पिघलाते हुए, आयरन को मेल्ट करते हुए, आयरन को वेल्ड करते हुए, वेल्डिंग या मेल्ट करते हुए, तो उसमें तो अलग अलग कलर निकल रहा है। रेड था, येलो था, लास्ट में जाते जाते ब्लैक होना शुरू हो जाता है। मगर यहाँ पर ईएम ने तो बोला था, ईएम वेव्स के अकॉर्डिंगली क्या था, जितनी भी रेडिएशंस आ रही हैं, उनकी सेम स्पीड है। समझे बच्चा? लोहे को तुम पिघला रहे हो, जब तुम आयरन को मेल्ट कर रहे हो, तुम लोग खुद नोटिस करोगे कि उसमें अलग अलग कलर की आग निकलती है व्हाइल मेल्टिंग। बट ईएम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या था, जितनी भी वेव्स आ रही है, चाहे वो एक्सरे आ रही है, चाहे वो यूवी आ रही है, चाहे वो इंफ्रारेड आ रही है, वो सारी की सारी सेम स्पीड पर आ रही है। बट नहीं, हमने तो नहीं ऐसा देखा। तो यहाँ पर ईएम थ्योरी की आ गई फेलियर, उसकी आ गई लिमिटेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी भी ईएम थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ईएम थ्योरी क्या था, जो भी एनर्जी एमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ रेडिएशन, जो भी एनर्जी एमिट हो रही है, वो कंटिन्यूसली हो रही है, या तो वो एमिट कंटिन्यूसली हो रही है, या वो एब्सॉर्ब हो रही है। एनर्जी या तो एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है। 10th क्लास में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पढ़ा था। तो या तो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, या एनर्जी बाहर निकल रही है। तो उस सिनेरियो में ईएम वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंगली एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली। अगर वो कंटिन्यूअसली एमिट हो रही है एनर्जी, तो मतलब उसकी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, उनकी
नहीं होता। अगर इंटेंसिटी सेम है तो मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो हर एक का सेम कलर होना चाहिए। तो भाई विबग्योर कहाँ गया, समझ पाए? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, अगर सेम इंटेंसिटी है तो उनका तो सेम कलर होना चाहिए। बट जब हम लोहे को पिघलाते हैं तब तो हम लोग सेम कलर नहीं देख पाते, ठीक है? जब हम लोहे को पिघलाते हैं तब हम लोग चेंज इन कलर नोटिस करते हैं व्हाइल हीटिंग, करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। तो उस टाइम पर फ्रीक्वेंसी भी वेरी करती है। ईएम ने क्या बोला, ईएम वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंगली अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली जितनी भी एनर्जी, जो भी एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी जो इंटेंसिटी होगी ना, इंटेंसिटी या मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, इट शुड बी सेम ईएम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आती हैं। अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आती हैं तो यहाँ पर तो ईएम फेल हो गया, क्योंकि ईएम ने बोला था तो सेम कलर आना चाहिए। बट हर एक विबग्योर के विद रिस्पेक्ट हर एक के डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ ईएम वेव थ्योरी, दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को करते हुए हमारे पास किस चीज की एग्जांपल उठाई है हमने? आयरन को, लोहे को पिघलाने की एग्जांपल उठाई है। ईएम थ्योरी के अकॉर्डिंगली सेम कलर होना चाहिए, सेम इंटेंसिटी होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में जब भी तुम किसी भी चीज को हीट करते हो उसमें से अलग अलग कलर निकलता है, बिकॉज हम लोग विबग्योर पढ़ के आए हैं। हर एक की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होने के कारण हमारी पहली लिमिटेशन आई थी ईएम वेव थ्योरी की। थ्योरी पार्ट ही है इसका, ठीक है? इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने पूरा निचोड़ यहाँ पर लिख दिया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग दूसरी लिमिटेशन पढ़ेंगे, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारे पास नेक्स्ट लिमिटेशन आई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां पर क्या हुआ, पिछली तो थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया, साइंटिस्ट ने एक डिस्चार्ज ट्यूब रखी। पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे ना वो सारे के सारे डिस्चार्ज ट्यूब में हो रहे थे। उस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने लाके एक मेटल रखा, ठीक है? नॉर्मल एक सेटअप किया, उसमें लाके एक मेटल रखा। अब पीछे से बीम ऑफ लाइट है, पीछे से बीम ऑफ लाइट इस पे फॉल करवाई। अब जब लाइट फॉल करवाई ना तो लाइट के बीच में जो लाइट एनर्जी थी उसमें से इसके ऊपर फॉल करेंगे पार्टिकल्स, जिसको हम लोग बोलेंगे फोटॉन्स। मैंने क्या बोला, एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसमें एक मेटल की प्लेट लाके रखी, उसके ऊपर पीछे से बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल करवाई। अब उस लाइट में थे फोटॉन्स, ठीक है? जैसे ही वो फोटॉन्स इस मेटल पर पड़े तो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने शुरू हो गए, ठीक है? बीम ऑफ लाइट एक मेटल पर फॉल करवाई और उस लाइट में थे पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स की एनर्जी होती है और उन पार्टिकल्स को क्या बोला गया, फोटॉन्स। जैसे ही वो फोटॉन्स इसके ऊपर फॉल करवाए इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए। बट यहां पर क्या हुआ, नॉर्मली पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं, लाइट के पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं मेटल पर, बट मेटल की एक अपनी टेंडेंसी होगी कि अब इस टाइम के बाद मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करूंगा। मेटल्स की एक अपनी मिनिमम टेंडेंसी है। अगर मैंने तुम्हारे को बात करूं, लोहा है, अगेन आयरन की ही एग्जांपल उठाएं, क्या हम लोहे को माचिस की तीली से मेल्ट कर सकते हैं? नहीं। क्या मैं इसको माचिस की तीली से आग लगा सकती हूँ? नहीं। इसकी एक अपनी टेंडेंसी होगी कि इस टाइम के बाद अब मैं पिघलना शुरू होगा।
जैसे तुम लोगों की एक अपनी टेंडेंसी है, एक अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। मेटल रखा, फिर से रिपीट करके, मेटल था, मेटल के ऊपर नॉर्मली लाइट फॉल करवाई, लाइट क्या लगा लो यार, सनलाइट लगा लो। अगर मैंने बाहर लोहा रख दिया तो इस टाइम पर सूरज की किरणों से क्या लोहा पिघलेगा? नहीं। एक टाइम आएगा कि अब लोहा पिघलना शुरू होगा, नॉर्मली नहीं पिघलेगा। ठीक है, तो हर एक मेटल की एक अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद ही लोहा पिघलना शुरू करेगा। क्या हुआ? मेटल था, पहले थोड़ी सी बीम ऑफ लाइट आई, कोई फर्क नहीं पड़ा, मेटल को आई कोई फर्क नहीं पड़ा, फोटॉन्स आते गए, ठीक है, पार्टिकल्स आते गए, बट अभी मेटल को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेटल को कब फर्क पड़ेगा? जब ये पार्टिकल्स जो फोटॉन्स आ रहे थे इस मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे। अब मैं तुम्हारे को पढ़ा रही हूं, पढ़ाई जा रही हूं, मजा कब आएगा? जब मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारी मिनिमम से मिनिमम टेंडेंसी को मैच करूं, तब तुम बोलोगे कि हाँ यार अब मैडम का पढ़ाया मजे आ रहे। तो हर एक इंसान की भी एक मिनिमम टेंडेंसी है कि इसके बाद अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। एक मिनिमम लेवल है, एक टेंडेंसी को, एक फ्रीक्वेंसी को मैच करना जरूरी है। अब हर एक टीचर के साथ हर एक बच्चे की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, बट यस जिसके साथ भी उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है वो बच्चा ऊपर जाता है। रिमेंबर दिस थिंग, तुम्हारे लिए एक सीख है। तुम लोग 10वीं पढ़ के आए हो, 11th में आते हुए तुम्हारे पास एक टीचर के साथ एक फ्रीक्वेंसी मैच होना जरूरी है। तुम लोग के अपने दोस्तों के साथ भी, तुम्हारे दोस्त भी वही होंगे जिनके साथ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होती होगी। हर कोई थोड़ा तुम्हारा दोस्त बन जाएगा, भाई ये मेरा पक्का दोस्त है। कब? जब उस दोस्त ने तुम्हारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही मेटल की शीट पड़ी है, लोहा पड़ा है, मैं कहती हूँ सोडियम पड़ा है। कब उस पे कोई फर्क पड़ेगा? जब पीछे से एक लाइट आई, लाइट के साथ में आए पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स को बोला गया फोटॉन्स, और वो पार्टिकल्स इस मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे, उसके बाद ही इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। मैं पढ़ाती जा रही हूं, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा क्या होगा? अब तो पेपर आ गए, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब तो दिमाग को कष्ट लगाना ही पड़ेगा। अब तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ गई, अब तो एक्सट्रीम आ गया, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही तुम्हारे दोस्त के साथ, जिस भी दोस्त के साथ, अभी तुम 11th में, कुछ बच्चों ने स्कूल चेंज किया होगा, 10th में कोई और दोस्त थे, 11वीं में आके कोई और नए दोस्त बनेंगे तुम्हारे, बहुत सारे बच्चे होंगे, उनमें से कुछ गिने चुने ही तुम अपने दोस्त बनाओगे, और तुम्हारे दोस्त वही होंगे जिनके साथ तुम्हारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। ऐसे ही मेटल के ऊपर फोटॉन्स फॉल करते जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स कब निकलेंगे? जब वो जो फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी इस मेटल की फ्रीक्वेंसी को मैच करेगी। तब जैसे ही फोटोन की फ्रीक्वेंसी इस मेटल की फ्रीक्वेंसी को, इस मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी को मैच की, वैसे ही इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो गए। दिस इज माय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था? एक बीम ऑफ लाइट थी, उस बीम ऑफ लाइट में थे फोटॉन्स, उनकी हर एक फोटोन की अपनी इंटेंसिटी थी, हर एक फोटोन की एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी थी। जैसे ही इन फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी इस मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ मैच की, वैसे ही उन्होंने देखा कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने स्टार्ट हो गए। यहाँ पर उन्होंने प्लेट लगाई हुई थी, एक डिटेक्टर लगाया हुआ था, जिसके ऊपर उनको पता चला कि अच्छा अब मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं। और यहाँ पर एक बंदा आया, प्लैंक।
बोला कि भाई इस मेटल पे जब ये फोटॉन्स फॉल किए और इन फोटॉन्स ने इस मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी को मैच किया, तो अब मेटल के अंदर से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट शुड बी directly proportional to the frequency of a metal, not minimum frequency. That should be directly proportional to frequency of metal. और जब proportionality का साइन हटा तो एक H आया। H को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। फोटोन का नाम भी प्लैंक ने ही दिया था। ये जो एनर्जी ऑफ लाइट जिसको हम लोग फोटोन बोल रहे हैं, क्वांटम फोटोन, इसको भी प्लैंक ने ही बोला था। फिर से रिपीट करते हैं, फिर मैं तुम्हारे को इसके की नोट्स का स्क्रीनशॉट लेने को बोलूंगी। इसके बाद मैं अगले की नोट्स लिखूंगी। फिर से रिपीट। डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसके अंदर एक मेटल की प्लेट रखी हुई थी। पीछे से साइंटिस्ट ने क्या किया, बीम ऑफ लाइट को फॉलो करवाया। जब बीम ऑफ लाइट फॉल करतेगी करतेगी करतेगी, एक टाइम ऐसा आया कि इस लाइट की जो पार्टिकल्स आ रहे थे हैविंग सम फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी इस मेटल के साथ मैच कर गई। जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी इस मेटल की कम से कम फ्रीक्वेंसी के साथ मैच की, वैसे ही इस मेटल ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने शुरू कर दिए। जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, डेफिनेटली दे विल बी हैविंग सम एनर्जी, एंड दैट एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इस मेटल की कैसी फ्रीक्वेंसी है? कम फ्रीक्वेंसी है तो कम एनर्जी निकलेगी, कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस मेटल की ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस मेटल से, that should be directly proportional to the frequency of that particular metal. और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो यहाँ पर आया प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक एक बंदा था जिसने ये फोटॉन्स के बारे में, क्वांटम के बारे में, E is proportional to mu, उसके बारे में बात की थी। अब थोड़ा सा इसको और आगे चलते हैं। पहली चीज तो क्लियर कि जो एनर्जी एक मेटल से रिलीज हो रही है वो इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अब इसके बाद पीछे से फोटॉन्स आ रहे, अब वो फोटॉन्स खुद की, उनकी फोटॉन्स की भी एक अपनी एनर्जी होगी, ठीक है? तो अगर फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स की अपनी कोई एक फ्रीक्वेंसी है, फोटॉन्स की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी को किसके साथ मैच करवाना है? मेटल की कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ। अब उन फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी को अगर मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करवाना है, दैट मींस दे शुड बी हैविंग सम मिनिमम एनर्जी। उस मिनिमम एनर्जी को बोला गया वर्क फंक्शन। तो मतलब भाई अगर फोटॉन्स जो फॉल कर रहे हैं मेटल पे, उनको इस मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करवाना है, तो डेफिनेटली वो फोटोन कुछ काम कर रहे हैं, वो मिनिमम एनर्जी के बराबर होगा। तो W0 that is the work function, or I would say the minimum energy required in order to release electrons from a metal after matching minimum frequency, या मैं मिनिमम एनर्जी को मैच किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। E is equal to h nu या W0 is equal to h nu naught। ये मिनिमम है, ये मैच करने के बाद में जो काम होगा ये वो चीज है, ठीक है? अब इसके मैं नोट्स बनाती हूँ, उसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सारी की सारी थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक? When a radiation with frequency greater than the certain minimum frequency, when a radiation with frequency greater than the certain minimum frequency strike the surface of the metal, this phenomena is known as photoelectric effect। जब रेडिएशंस जो इस मेटल पर फॉल कर रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी इस मेटल की मिनिमम
फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब वहां पर क्या हुआ है, उसी के बाद मेरे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, उसी के बाद मेरे इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल से इजेक्ट होंगे। अगर म्यू नॉट को, अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी को मैच कर लिया तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, अदरवाइज कोई इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक तीसरी डेफिनेशन लिखी मैंने वर्क फंक्शन की, जो मैंने तुम्हारे को समझाया, बीम ऑफ लाइट फॉल कर रही है मेटल पर, बट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या है, वो जो बीम ऑफ लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी इस मेटल के मिनिमम फ्रीक्वेंसी को मैच करनी चाहिए, तभी इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फाइन। उसके बाद हमारे पास आया वर्क फंक्शन। क्या है वर्क फंक्शन? इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ मेटल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। फाइन। इसका तुम स्क्रीनशॉट लोगे, फिर इसी के साथ में मैं तुम्हारे को 2 से 3 पॉइंट लिखवाऊंगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। प्लैंक्स ने ये बताया था E is equal to h mu, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में 3 पॉइंट्स आएंगे। एक्सप्लेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बिफोर दैट ये मेरे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लास्ट टॉपिक, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तुम्हारे पास जो पहले ड्रॉबैक थे हमारे पास, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ड्रॉबैक था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने तुम्हारे को E is equal to h nu बताया, तो उन दोनों ड्रॉबैक्स को रिजॉल्व करने के लिए प्लांक आया। हम लोग पढ़ रहे थे वेव नेचर ऑफ EM वेव्स, EM पार्टिकल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनकी 2 प्रॉपर्टीज है, एक तो वो वेव नेचर लेके आया है, साइमल्टेनियसली उसकी पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। अभी तक जो पिछले वाली क्लास में तुम लोगों ने EM वेव्स पढ़ी थी उसमें तुमने क्रस्ट और ट्रफ पढ़ा था, उसमें तुमने पढ़ी थी वेव थ्योरी, वेव नेचर। तो प्लैंक्स ने क्या बोला कि जो EM थ्योरी को लेके उसके जो 2 लिमिटेशंस आई, एक आई तुम्हारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरी लिमिटेशन आई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको रिजॉल्व करने के लिए प्लैंक्स ने EM थ्योरी में पार्टिकल नेचर भी ऐड ऑन कर दी, ठीक है। तो ये मैंने उसका कंक्लूजन लिखा है। जो अब पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है, जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो पहली बात तो वो कंटिन्यूअस नहीं है। वेव नेचर में हमने पढ़ा था जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूअस है। और किस फॉर्म में आ रही है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। मैंने यहाँ पर बोला ना छोटे छोटे पैकेट्स आ रहे हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनको लाइट में, इन केस ऑफ लाइट उनको हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स, ठीक है। और दूसरी चीज, जब लाइट इस पर फॉल की थी तो जो लाइट की फ्रीक्वेंसी थी वो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए, मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मैच की। जैसे ही वो मेटल की मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मैच की तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आए, मोशन में आए मतलब उसमें से एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी उसकी फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा और एक h आया, h को हमने बोला प्लैंक्स कांस्टेंट। ये तुम्हारे को प्लैंक्स की जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू तुम्हारे को लर्न करनी है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। अच्छा, जो मैंने E is equal to h into u लिखा है ना, ये एक फोटोन का है, दिस इज फॉर 1 फोटोन। और अगर मेरे पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो मेरे पास E is equal to NH न्यू आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हमारे पास ओवरऑल जो अभी तक हमने फॉर्मूलास पढ़े हैं, C is equal to न्यू लैम्डा पढ़ा हमने, और आज की क्लास में ये फॉर्मूला ऐड ऑन हुआ है, E is equal to h न्यू या W नॉट is equal to h न्यू नॉट, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे इस टॉपिक को लेके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। होपफुली तुम्हारे को मेरी ये क्लास समझ में आई होगी। एंड बच्चा लोग डू डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच बच्चों।